सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने फ्री लेक्चर सीरीज आपके लिए चला रखा है। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है, या आईआईटी जेएमएस यूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। बेसिकली अगर आप सीएसआर नेट वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे उस क्वेश्चन सारे शामिल करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो श्रोडिंगर इक्वेशन रहेगा। और मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख नहीं रहे वीडियोज़ को। बेसिकली जो पढ़ने वाली वीडियोज़ है वो नहीं देख रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप यहाँ पे देखें, क्योंकि बेसिकली जो फ्री कंटेंट आपको अच्छे तरीके से दिया जाता है, तो बहुत कम बच्चे उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। बट जो सीरियस एस्पिरेंट है वो डेफिनेटली इसको यूटिलाइज करते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, अगर आप भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, तो भाई ये बात ध्यान रखें। ओके, इस बात को ध्यान रखें कि पढ़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं यहाँ पे, हर चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करनी है आपको, है ना। क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है हमारे पास। जो जो भी टीम जुड़ी है, जो भी लोग जुड़े हैं, वो सारे के सारे मोटिवेट होंगे अगर आप उनके लेक्चर्स डेली देखते हैं। और तभी आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें, मैंने पहले दिन भी कहा था कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें बहुत बेसिक तरीके से सिखाई जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि डेली यहाँ पे जुड़े रहने की कोशिश करनी है। क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं, है ना, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्चुअल, मतलब यहाँ पे क्या है ये श्रोडिंगर इक्वेशन और किस तरीके से यूटिलाइज होती है। ओके, सो श्रोडिंगर इक्वेशन में आपने एक बहुत फेमस टर्म सुना होगा, श्रोडिंगर कैट के बारे में सुना होगा। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सुना है नहीं सुना है। मुझे लगता है कि सुना होगा आपने। तो श्रोडिंगर कैट क्या होता है कि एक बॉक्स है, मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर आपने एक कैट को रखा हुआ है और इसके अंदर एक पॉइजनस गैस अगर जा रही है, तो आप ये कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि ये श्रोडिंगर कैट जो है वो जिंदा रहेगी या मर जाएगी। ठीक है, तो यही डुअलिटी जो नेचर है, यानी कि अनसर्टेनिटी जो है, वो श्रोडिंगर कैट के लिए कहा जाती है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ रहे होते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स वी आर डिस्कसिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द अनसर्टेनिटी। हमारे पास कुछ भी चीज़ यहाँ पे सर्टेन अटेन नहीं है। हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो अनसर्टेन पढ़ रहे हैं। आपके साथ अगले क्षण क्या होगा आपको भी नहीं पता है। पार्टी है ना, ये क्वांटम मैकेनिक की ब्यूटी है। अनसर्टेन बहुत है, सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है। बस कहाँ चल रही सारी बातें, हाइपोथेटिकल, दुनिया में ऐसा होता है, हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है, हाइपोथेटिकल चीज़ें चल रही है। हाइपोथेटिकली हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो पोटेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे श्रोडिंगर की इक्वेशन की प्रॉब्लम हो, जो भी हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल बेसिस पे चल रही होती हैं। ओके, सो आज का जो लेक्चर है वो श्रोडिंगर इक्वेशन को समर्पित है, श्रोडिंगर जी को समर्पित है, आप समझ लीजिए। तो श्रोडिंगर की मोस्ट जनरल इक्वेशन मैं बताता हूँ। देखो, मोस्ट जनरल जो इक्वेशन होती है, तीन तरीके की आपको यूनिवर्सिटी लेवल में या कहीं भी इक्वेशन पढ़ाई जाती है। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। तो मोस्ट जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है एच एस आई इक्वल टू ई साई। देखो एच क्या है, एच इज द टोटल एनर्जी ऑपरेटर। तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पी की जगह वैल्यू रख दो माइनस आई स्क्र डेल अपॉन डेल एक्स टू एच का स्क्वायर अपॉन टू एम। यहाँ पे डेल स्क्वायर आ जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। और ई क्या है यहाँ पे, ई इज द एनर्जी ऑपरेटर। वट इज ई, इज द एनर्जी। ठीक है, आइगन वैल्यू मतलब एनर्जी आइगन वैल्यू। क्योंकि ये अगर ऑपरेटर है तो किसी भी ऑपरेटर को अगर अपन उस वेव फंक्शन पे, किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेटर को जब वेव फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग क्या मिलती है हमें, उसके करस्पॉन्डिंग हमें मिलती है आइगन वैल्यू। जब भी कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई होता है, किसी वेव फंक्शन के ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलती है, उसकी आइगन वैल्यू मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ई क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू है। आप यहाँ पे लिख दीजिए एनर्जी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच क्या है, एच इज द टोटल एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो एच को जब हमने ऑपरेट किया तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये पूरा टर्म साई इज इक्वल टू मिला ई साई। ठीक है, एच साई इक्वल टू ई साई हमें टर्म मिला।
तो जब आप इसको ऑपरेट कराएंगे, ओके, अब मान लो साई जो है, साई इज वेव फंक्शन, साई इज फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एंड टाइम, तो इसको पोजीशन का फंक्शन अलग लिख दो और इसको टाइम का फंक्शन अलग लिख दो, है ना। ये मोस्ट जनरल इक्वेशन, आप पहले तो मोस्ट जनरल इक्वेशन याद रखो, श्रोडिंगर की मोस्ट जनरल इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी आपको वैल्यू पुट करने पे, ओके, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ये जो इक्वेशन मिली आपको ये, ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन मिली, दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर। ये हमारी मोस्ट जनरल इक्वेशन है श्रोडिंगर की। अगर हमारा साई पोजीशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं अगर आप इसको वैल्यू को रखोगे पोजीशन और टाइम की, इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी टाइम का जो है डेरिवेटिव नहीं है, टाइम का डेरिवेटिव नहीं है, तो एफ ऑफ टी बाहर आ जाएगा भाई, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ओके, डेल स्क्वायर फाई पोजीशन का फंक्शन प्लस पोटेंशियल एनर्जी और फंक्शन ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई साई। ई साई मतलब आई एच कट, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है तो डेल अपॉन डेल टी और यहाँ पे साई हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड डिपेंड ऑन पोजीशन, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है डिपेंड ऑन पोजीशन, राइट हैंड साइड डिपेंड ऑन द टाइम, ओके। सो नाउ सारी जो कहानी है पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। अगर मान लो इफ पोटेंशियल v डिपेंड ऑन टाइम, ओके, v potential is depend on time, position is a potential energy is a function of position and time, तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, इक्वेशन कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ओके, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाएगी। अगर पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो हमारी जो इक्वेशन कहलाएगी वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाएगी। आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, नो कन्फ्यूजन इन दिस। तो जनरल जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, बस ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में आए लॉन्ग आंसर में तब भी ये लिख सकते हो। तो जनरल जो इक्वेशन है, जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, तो भैया वो जनरल जो श्रोडिंगर इक्वेशन आप पढ़ते हो उसका मैं जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में याद करो। या तो ये याद रखना एच साई इक्वल टू ई साई, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, या हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी ऑफ साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई। तो या तो आप इसको वैसे यूज करो या ऐसे यूज करो, आप जो है रिजल्ट तक फाइनली पहुंच ही जाओगे, मतलब किसी न किसी तरीके से रिजल्ट तक पहुंचोगे। एमएससी में जाओगे तब भी वहां पे पढ़ना पड़ेगा, बीएससी के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोई बहुत बड़ा डाउट सा यहाँ पे नहीं रखना है। और अगर आप नेट जेम या गेट जेस्ट रिफर की एग्जाम की प्रिपरेशन करो, देन इट ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल द स्टूडेंट। अब देखो, ये तो बीएससी एमएससी की बात हुई, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, देखो एप्लीकेशन पूछेगा, और किसकी एप्लीकेशन पूछेगा, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उस चीज़ की एप्लीकेशन पूछेगा कि भाई एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होता है श्रोडिंगर इक्वेशन और किस तरीके से यूज होता है। तो एप्लीकेशन पार्ट इज ऑल्सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, की रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम के लिए। तो एप्लीकेशन में देखें, देखो इफ साई इज नोन, इफ अगर वेव फंक्शन पता हो, है ना, इफ साई वेव फंक्शन इज नोन तो टू फाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्म अगर आप यहां से पता करना चाह रहे हो, वेव फंक्शन पता है तो कर सकते हो। या इफ वी पोटेंशियल इज नोन टू फाइंड, किस लिए काम आता है, तो फाइंड वेव फंक्शन साई। तो दो इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ऐसा मान सकते हो आप। देयर आर टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन विच यू गोइंग टू डिस्कस हियर। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज दैट कि अगर ऐसे वाली कंडीशन हो, है ना, और द सेकंड कंडीशन इज दैट कि ये वाली कंडीशन हो। तो दोनों में से अगर अपन को कोई भी कंडीशन आती है, कोई भी कंडीशन पता है, तो आप जनरली इसका क्या निकाल सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से यू कैन इजीली फाइंड आउट, यू कैन इजीली गेट द आंसर। आई होप दिस बोथ द पॉइंट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो ये एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छे समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज द एग्जाम्पल। मान लो किस तरीके से नेट में क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि नेट में बेसिकली क्या क्वेश्चन आता है और किस तरीके से उस क्वेश्चन को यहाँ पे
सॉल्व करते हैं। देखो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। वेव फंक्शन गिवन है साई इक्वल टू, है ना, साई इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये कोई वेव फंक्शन गिवन है पार्टिकल का, ठीक है, और विद आइगन वैल्यू, विद एनर्जी आइगन वैल्यू, विद एनर्जी आइगन वैल्यू, जो इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू है प्यारे बच्चों वो दी है एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एम, एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एम, ये इसकी आइगन वैल्यू गिवन है। द पोटेंशियल, द पोटेंशियल ऑफ द गिवन वेव फंक्शन, है ना, द गिवन सिस्टम, इस सिस्टम का जो पोटेंशियल होगा वो किस फॉर्म में होगा। ये नेट का क्वेश्चन है, देख के ध्यान से। एच साई इक्वल टू ई साई आप लगा सकते हैं, ई इज द एनर्जी आइगन वैल्यू। तो जब आप ऑपरेट करेंगे माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई, यानी कि ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ साई, यहाँ पे ई साई की जगह अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एम, और यहाँ पे साई लिख सकते हैं। अब क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो 2 टाइम। तो यार इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमें जो कहानी मिलेगी वो मिलेगी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, 4a अल्फा की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर a और e टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन m इंटू साई। देखो ये जो फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, 2 साइड देखो, राइट हैंड साइड देखो और लेफ्ट हैंड साइड देखो। राइट हैंड साइड पोजीशन डिपेंडेंट टर्म कुछ भी नहीं है। वेव फंक्शन को अगर हटा दिया जाए, वेव फंक्शन इसके साथ भी है, मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 4a अल्फा की पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एम साई। तो साई साई दोनों साइड अगर कैंसिल अप कर दो तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पोजीशन से इंडिपेंडेंट टर्म है। याद रखना हमेशा ही करोगे, ठीक है, जब भी क्वेश्चन को करोगे धूम धड़ाके से मजे से। यार छोटी छोटी बातें ना एग्जाम में बहुत, शक्तिमान आता है ना, बचपन में तुमने शक्तिमान देखा होगा, तो शक्तिमान में एक चीज कहता है कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, फिर तुम्हें सॉरी शक्तिमान कहना पड़ता था। तो सेम चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों, ये भी छोटी छोटी बात है कि आपको देखना है लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, आपको देखना है लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड वाली पोजीशन है वहां पे सारे के सारे जो टर्म है हमारे वो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि पोजीशन डिपेंडेंट कोई भी टर्म नहीं है। इस साइड पोजीशन डिपेंडेंट टर्म कोई नहीं है, जबकि इधर ये वाला टर्म पोजीशन डिपेंडेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड तभी हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो सकता है जब दोनों साइड पोजीशन डिपेंडेंट टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो भाई इधर जो पोजीशन डिपेंडेंट टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, 0 प्लस पोटेंशियल भी था, प्लस पोटेंशियल एनर्जी V हम भूल गए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम V एक पोजीशन डिपेंडेंट टर्म है तो V माइनस, है ना, तो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 4a अल्फा की पावर 4 प्लस V इज इक्वल टू 0। ये दोनों पोजीशन पे डिपेंडेंट टर्म है, दोनों को 0 होना चाहिए, बाकी कांस्टेंट बचेगा। तो जो V का फॉर्म है वो क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर ए एल 2 एच कट स्क्वायर ए अल्फा की पावर 4 अपॉन m, ये पोटेंशियल का फॉर्म आ जाएगा। ओके, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन ये होती है। यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछेगा, जेम में क्वेश्चन पूछेगा, वेरियस एग्जाम में अगर जा रहे हो तो वहां पे क्वेश्चन पूछेगा। हमेशा जब भी एग्जाम में जाओ क्वेश्चन के साथ साथ एप्लीकेशन पार्ट को भी करो। ओके, क्वेश्चन तो करो ही करो, उसके साथ साथ क्या करो, एप्लीकेशन पार्ट को जरूर करके जाओ। एप्लीकेशन पार्ट से ही क्वेश्चन आता है। जेम की तैयारी करो, बहुत बेसिक सा आइडिया है। जेम के लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं कि जेम की तैयारी कर रहे तो पैसे खर्च करेंगे और 10-15 हज़ार का कोर्स लेंगे, 20 हज़ार का कोर्स लेंगे। ठीक है, लगभग 10,000 प्लस तो आपको कोर्स मिल ही रहा होगा। तो 10,000 प्लस का कोर्स लेने से कोई फायदा तो होगा नहीं, मुझे पता है ना, नो गेन, गेन कुछ तो है नहीं भाई। तो इससे अच्छा क्या करो, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे लेक्चर्स देखो और एप्लीकेशन जो कहा जा रहा है वो करो। टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ और वहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उसको डाउनलोड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे पर्सनली मैसेज करके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को समझना है। हर एक टॉपिक के बाद मैं उसके एग्जाम्पल्स जरूर कराता हूँ।
ठीक है, तो प्रॉपर एक तरीके से गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, इसको यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, जितने लोग भी आपके साथ बीएससी में हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ठीक है लोग जुड़ें और हम लाइव क्लासेस में आ पाएँ। लाइव क्लासेस में टीम अभी बिल्डअप हो रही है, उसको बिल्डअप करके आपके साथ लाइव आ पाएँ। ठीक है भाई,